चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट इज एल्कोहल। आगे तो बात करते हैं एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल की बात करते हैं। तो एल्कोहल में देखिएगा, अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहली बात है जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1OH। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 1OH। क्लियर है। एलिफेटिक एल्कोहल की बात करेंगे, फिर एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल की बात करेंगे। तो अभी एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें n इक्वल टू हमारे पास में 2 है, तो यहाँ C2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1OH। तो आप बना लो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर ये बन जाएगा C2H5। क्लियर है, समझ में आ रही बात। C2H5OH। n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, सिंपल आप एल्कोहल बना सकते हैं। और ये एल्कोहल कौन सा होगा, दैट इज द एलिफेटिक। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर हम एल्कोहल के बारे में बात करें तो एल्कोहल बेसिकली हम कुछ डिवीजन से इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसा पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, साथ में चलते रहे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन से होते हैं, जिसमें एक OH लगा होता है। बोलो बच्चों, क्लियर है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होता है डाईहाइड्रिक, भाई दो भी लगे हो सकते हैं, मतलब ये कंडीशन हो सकती है। ये बात समझ में आ गई। तीसरा ट्राईहाइड्रिक अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 3 OH लगे होंगे। बोलो आ गया समझ में। और उसी तरीके से आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मिलते हैं, मैक्सिमम कितने मिलते हैं अपने को, 3। ठीक है, क्लियर है। डॉट 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 भी कर सकता हूं, आगे भी मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज को बना ले, है ना, फ्रक्टोज को बना ले, तो OH और भी ज्यादा मिल सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। दूसरी बात है, अल्कोहल की अगली बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। पता है लोगों के दिमाग में क्या होता है, 1 OH प्राइमरी, 2 OH सेकेंडरी, 3 OH टर्सरी, है ना। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कार्ब एटम पर OH लगा होता है। साथ में चलते रहे बच्चों, ऐसी चीजें साथ में चलते रहे, बात ना करें। सेकेंडरी कार्बन एटम पर OH लगा होता है, तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी कार्बन एटम पर OH लगा होता है, इसका मतलब टर्सरी। सिंपल है, टर्सरी कार्बन एटम पर OH लगा होता है। यानी डिपेंड किस पर करता है, वो जो कौन सा कार्बन एटम है जिस पर OH लगा है। OH एक ही लगेगा, OH एक ही लगेगा, लेकिन जिस कार्बन एटम पर लगा होगा उसका अल्कोहल। कौन सा, आप तो एक रह गया ना, जगह नहीं बची ना मेरे पास इसे लगाने के लिए। एक कार्बन एटम मैंने अपने मन से कम किया, मुझे मालूम है तुम लोग समझ जाओगे। अब मुझे पता लगा गलतफहमी थी मेरी, तो लगाऊंगा। तो अब ठीक है, कभी कभी सोच लेता हूँ कि तुम लोग होशियार हो, लेकिन तुम लोग प्रूव कर देते हो ना, है कि नहीं है। तो ठीक है, अब मैं गलतफहमी पार करता हूँ, ठीक है, वैसे ही जैसे मैं पहले सोच रहा था वैसे सोचूंगा। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म। बताओ बच्चों, अगर हम बात करते हैं अल्कोहल में, तो अल्कोहल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। चेन होगी कि नहीं होगी,
सकती, चेंज तो होगी, कार्बन आइटम को इधर से उधर कर दो, पोजीशन होगी, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म कैसे हो जाएगी OH ग्रुप के लिए, टॉटोमेरिज्म, OH, इन ऑल अलग चीज है, इन ऑल एक अलग फॉर्म हो गया, इन और ऑल, एल्कोहल की बात अलग हो गई, ठीक है। तो मेनली अपने पास में कौन सी कंडीशन रहेगी, तीन, कौन सा, चेन, पोजीशन और फंक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चेन, पोजीशन एंड फंक्शन। चलो एग्जांपल दे रहा हूं, बेटा ईथर में होती है, ऑक्सीजन बीच में होता है, यहाँ OH बीच में नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा सेम आएगा, इसमें वो ईथर का होगा, इसका फंक्शन आइसो, ईथर में आप देख सकते हो, अल्कोहल में थोड़ी देखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन C4H9OH, चलो एक क्वेश्चन करो पहले, फिर आगे बात करते हैं। कितने आए, 5, 4, चलो देखो, एक हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 OH, सेकेंड, दो हो गए, ठीक है बच्चों, कितने हो गए, 3 हो गए ना। चार, और बताओ, फंक्शनल, OH ग्रुप भी बनाया मैंने, OH बनाया है, अगर ईथर बनाओगे तो बना लेता हूँ, फंक्शनल की तरफ जाता हूँ, चलो 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 ईथर की तरफ जाते हैं, ये फंक्शनल हो गया 5, अब ईथर में हो जाएंगे, क्लियर है, ये तो कंप्लीट। अगर फंक्शनल आइसोमर पूछा जाए, अगर कहता है कि हाउ मेनी आइसोमर, अल्कोहल आइसोमर पॉसिबल इन, तो फिर अपन यहीं पे रुक जाएंगे इसके, हाँ वो तो फिर उसको टोटल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की बात ही चलेगी। अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, तो यहाँ +1 कर लो, और कोई मिल रहा है, कहाँ, थर्ड वाले में कहाँ है, कहाँ है, क्लियर है, तो यहाँ पर +1 हो जाए। अगर हमें ईथर का बनाना है तो ईथर का कैसे बनाएंगे वो भी सिखा देते हैं, एक कार्बेटम यहाँ लगा लो, ये ईथर का हो गया, और कंडीशन है, और यहाँ पर अगर देखो तो एक और बन जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी, तो ईथर का बन जाएगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक। अगर ईथर की बात करें, अगर इसी कंपाउंड में पूछे ईथर के आइसोमर बता दो कितने होंगे, तो ईथर के बता सकते हो। तो क्लियर है, समझ में आ गया आइसोमेरिज्म, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि ईथर के आइसोमर कैसे बनेंगे। ये तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन है, मैंने अल्कोहल के लिए पूछा गया है तो फिर ये बनाओगे, टोटल आइसोमर पूछा, नहीं ऐसा नहीं होता, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझ में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, अरे यार, जो बात अभी उसको समझाई फिर उसको समझा दिया। चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात सबसे पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलो फटाफट देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या इसकी जनरल प्रॉपर्टीज होती है, उनको देख लेते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट होता है, देखो बच्चों, अल्कोहल जो होता है C1 to C11 तक ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड, C1 to C11 कलरलेस लिक्विड है, एंड अबव आर सॉलिड, पहली चीज। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जितना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा
वो साइड चेन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ साइड चेन। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आप इसको कह सकते हैं, नंबर ऑफ साइड चेन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप भी कह सकते हैं। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बात, बॉइलिंग पॉइंट का जो फैक्टर होता है अल्कोहल का, बात मत करो यार, कोई बात नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट का जो फैक्टर होता है वो मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है, साइड चेन पे डिपेंड करता है, OH ग्रुप पर डिपेंड करता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH ग्रुप होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो उसको मॉलिक्यूलर मास के बेस पर, नंबर ऑफ साइड चेन के बेस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर डिफाइन किया जा सकता है। आता हूं एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ये लो पहला क्वेश्चन। बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है? क्या करोगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहली कंडीशन तो आपको ये चेक करनी, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर कार्बन 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 एटम हमारे पास में, ये OH है। सेकंड कंडीशन ये हमने लगा दी है, तीसरी कंडीशन मैंने ये लगा दी। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? बताओ कंडीशन में, ये A मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं, ये C मान लेता हूं। आ गया समझ में? नंबर ऑफ साइड चेन। अरे क्लियर हो गया? या ब्रांच भी बोल सकते हो आप। तो नंबर ऑफ साइड चेन जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? ABC। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, दो बातें। अबव आर सॉलिड। तीसरा पॉइंट यहां पर ले लो, थर्ड पॉइंट, एक कंपाउंड है जिसके अंदर OH ज्यादा है, उस पर ले लेते हैं। मान लेते हैं सपोज ये एग्जांपल ले लो, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, ठीक है, तीन OH है। 100% किसके ज्यादा होगा? ये तो आप कर ही लोगे, 2OH के। 100% किसके ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा OH होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब समझ में आ गया? तो तीनों फैक्टर समझ में आ गए, क्लियर है ना? नोट करो। चलिए डिस्कस करते हैं। आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात कर रखी है और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिएगा आप, सबसे पहले क्या है? पेंटीन 1 ऑल है। तो आप गौर से देखो पेंटीन क्या होगा? मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटीन 1 ऑल। दिख रहा है आपको? यहां देख रहा है, क्या दिख रहा है? ब्यूटेन दिख रहा है, ब्यूटेन 1 ऑल दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? ब्यूटेन 2 ऑल दिख रहा है ना? समझ में आ गया? यहाँ एथेनॉल दिख रहा है, एथेनॉल मतलब 2 कार्ब एटम, है ना? यहाँ प्रोपेन 1 ऑल दिख रहा है और यहाँ पर मेथेनॉल। तो सबसे पहले चीज है कि मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है। सबसे पहले तो वो देखा जाएगा। सबसे पहले क्या देखा जाएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है। अगर इसमें OH अलग अलग होते तो फिर OH को पहले ले जाते कि किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि सब में OH एक ही है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एक ही है, इसलिए फिर मॉलिक्यूलर मास की तरफ चले जाएंगे। तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास में अगर देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पहले ही है, क्लियर है? अब सेकेंड और थर्ड में दोनों में सेम है, या 1 है या 2 है, तो यहां पर हो गया साइड चेन, ब्रांच हो गया कि नहीं हो गया? मैंने क्या कहा है? साइड चेन चेंज कर। इसका मतलब अब यहां पर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड। समझ रहे हो? फिर कौन सा आ जाएगा? थर्ड। कोई डाउट? अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो कौन सा आएगा? एथेनॉल, प्रोपेनॉल। ये तो प्रोपेनॉल पहले आ जाएगा,
इसका मतलब ये पहले आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा बचा, कौन सा, फोर्थ, और फिर आ जाएगा। बोलो आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? क्लियर है? आवाज चेक कर देना पीछे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? हाँ बोलो, कहाँ है, क्या कर रहा है, आ रहा है समझ में? कोई डाउट यहां तक? हो गया ना क्वेश्चन, सिंपल है। चलो अब जरा इसको देख लो, इस क्वेश्चन को देखो। देखो इस क्वेश्चन में बड़ा अलग अलग कंडीशंस है, समझो। यहां पर आपके पास में OH है, तो पेंटेन वही वाली कंडीशन 3 4 1 2 3 4 5 OH। ये एल्केन है बच्चों, ये एल्डिहाइड है, और ये ईथर है। अरे आ रहा है समझ में? ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, समझ रहे हो ना, कार्बोनाइल कंपाउंड। ये एल्केन है, और ये क्या है, अल्कोहल है। तो सुनो मेरी बात को, सुनो, सबसे पहले, और इसमें एसिड नहीं है, इसमें एसिड नहीं है, तो सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको एसिड रखना है, अगर कहीं एसिड दिख जाए, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डाइमराइजेशन हो जाएगा, डाइमर फॉर्मेशन भी हो जाता है। सबसे पहले एसिड को रखना है, एसिड के बाद अल्कोहल को रखना है, अल्कोहल के बाद कार्बोनिल को रखना है, सुनना मेरी बात, कार्बोनिल के बाद ईथर को रखना है, और फिर ईथर के बाद एल्केन को रखना है। इस बात को ध्यान रखिए। क्यों ऐसा हुआ? दो कारण है, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा पोलराइजेशन। पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा पोलराइजेशन। जैसे कि एसिड डाइमर फॉर्मेशन होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलराइजेशन दोनों है। कार्बोनिल कंपाउंड में पोलराइजेशन है, सी डबल बॉन्ड O फॉर्म है। ईथर में पोलराइजेशन है, बट इतना अच्छा पोलराइजेशन नहीं है, O बीच में लगा होगा, खींच रहा होगा, और ये कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं। बात समझ में आगे के लिए? तो सबसे पहले कौन देख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे ज्यादा पोलराइजेशन फॉर्म। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, एसिड, फिर किसमें होगा, अल्कोहल, फिर किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड, फिर किसमें, ईथर, और फिर लास्ट में किसमें देखना होगा, हमारे पास में एल्केन। अब मुझे बताओ इसका ऑप्शन क्या? सबसे पहले फर्स्ट आएगा, आएगा, फर्स्ट के बाद कौन सा आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट के बाद कौन सा आ जाएगा, थर्ड, बहुत सही है, थर्ड के बाद कौन सा आ जाएगा, फोर्थ, और लास्ट में कौन सा चला जाएगा। अब मुझे लगता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अब आपको समझ में आ गया है। चलो इसी पे एक बात छोटी सी और कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी पे अगर कहीं कोई बात बन जाए तो देखिएगा सॉल्युबिलिटी में क्या केस होता है, उसको समझ लें। सॉल्युबिलिटी जो होती है, जितना छोटा लोअर हाइड्रोकार्बन लोअर अल्कोहल होगा, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर लोअर अल्कोहल है तो उस कंडीशन पर वो मोर सॉल्युबल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और जैसे जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। भाई छोटा होगा तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। और अगर बड़ा ग्रुप होगा तो स्टेरिक इंटरेस्ट फैक्टर आएगा, स्टेरिक इंटरेस्ट फैक्टर आएगा तो उस कंडीशन पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? दूसरी बात है कि अगर हम साइड चेन की बात करें तो एक बात मुझे बताओ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन होंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, इजी होगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ साइड चेन, तो सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो स्टेरिक हिंडन लगेगा, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो सरफेस एरिया, और या ये कह सकते हैं, एक बात दिमाग में रखना, ये देखो यहां पर, यहां से बात समझो, यहां एक बात समझना, यहां दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली है और नंबर ऑफ साइड चेन इनवर्सली है। जबकि यहां क्या होगा, यहां देखो क्या हो रहा है, दोनों उल्टे हो रहे हैं, नंबर ऑफ साइड चेन। क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप की बात कर दें तो बच्चों ये सेम रहेगा,
क्योंकि OH ग्रुप ज्यादा होंगे तो यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं है? तो OH ग्रुप ज्यादा होंगे तो फिर वो एज इट इज रहेगा। समझ गए ना बात को? क्लियर है ना? OH ग्रुप ज्यादा होंगे तो एज इट इज रहेगा, टाइम चेन उसका इन्वर्स हो जाएगा और मॉलिक्यूलर मास इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहां तक? अच्छा, ये रही सॉल्युबिलिटी। अब एक बात छोटी सी और सुन लो, डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इसमें तो मुझे कुछ सोचना। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको थ्योरेटिकल बताए हैं जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। बॉइलिंग पॉइंट पे बन सकता है, डेंसिटी पे बन सकता है, सॉल्युबिलिटी पे बन सकता है। तो जनरल बातें समझ में आ गई हैं? क्लियर हो गया? चेक करता रहे, जनरल बातें समझ में आ गई हैं? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? हो जाएगा? कर लोगे बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन? कर लोगे पक्का? बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाता है जाने। चलो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन। तो चलिए भैया प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन। तो यहां पर मैं ले रहा हूं सपोज दैट आपके पास में एल्कोहल। तो देखिए प्रिपरेशन आपके सामने है, काफी रिएक्शन है आपके सामने एज इट इज आ चुकी है, फटाफट देख लेते हैं। एल्किल एड की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस याद आ गया होगा, रिडक्शन किया, क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल। ये देखो ऑक्सीडेशन मैंने बताया था टर्सरी वाली कंडीशन याद है? मैंने कहा था प्राइमरी में नहीं होता, सेकेंडरी में नहीं होता, लेकिन टर्सरी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं और वो जो होता है वो OH बना देता है। याद आ गया? ये देखो एल्कीन का क्या है? हाइड्रोलिसिस है, हो जाएगा। ये देखो एल्कीन का HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कौन सी रिएक्शन है ये B2S6 वाली रिएक्शन है। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी रिएक्शन होती है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ऊपर वाला कौन सा रूल करता है? मार्कोनिकॉफ रूल को। ये बात समझ में आ गई है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। ठीक, HBO। उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अपन ने क्या यूज किया था वहां पर? HgOAc का होल ट्वाइस। याद आ गया? यहाँ पर भी कौन सी कंडीशंस होती है? मार्कोनिकॉफ रूल होता है, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता, या तो होता ही नहीं बेसिकली, केवल यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। आ गया समझ में? रिवाइज हो रहा है? कोई डाउट किसी को? सिंपल है। यहाँ देखो एक्वस KOH वही है, क्या करना है? सीधी सी बात है, हाइड्रोलिसिस है, एक्वस लिखा है, इसका मतलब पानी का यूज करना है। क्लियर है? अब देखो रिडक्शन कर रहे हैं। एक बार मुझे बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 के साथ या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में अगर रिएक्शन करना स्टार्ट करोगे तो उस कंडीशन पर रिडक्शन कर देगा, ROH बना देगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एसिड, एसिड डेरिवेटिव है, बता चुके हैं, रिडक्शन करेगा, अल्कोहल बनाएगा। एस्टर है, रिडक्शन करेगा, अल्कोहल बनाएगा। ये देखो ग्रिग्नाडिजन, ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया हुआ है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ गया? यानी कि यहाँ पर आपके पास RMGX है, SCHO के साथ में वर्क करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ये बताया मैंने आपको, याद आ गया होगा। CHCOH के साथ करते हैं, एल्डिहाइड के साथ बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, इसके साथ वर्क करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो सारी प्रिपरेशन आपको पता है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? कर लोगे इस बात को? चलो एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको। देखो आपके पास में 8C डबल बॉन्ड OH है और इसमें हमने रिडक्शन करते हैं LiAlH4। समझ में आ गया? अब इसका रिडक्शन करते हैं। क्लियर? रिडक्शन जो होता है बेसिकली वो मीडियम में होता है, यानी कि यहाँ पर एक मीडियम ले लेता हूँ, मान लेता हूँ H+। ठीक है, तो रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल बनेगा तो यहाँ कितना होगा? 8C, यहाँ पर क्या बनेगा? OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में हिंट दे रहा हूं क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ होता है क्या है, देखिएगा, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? H- निकालता है, मालूम है? तो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ जाता है और ये जो H वाला हिस्सा होता है वो यहाँ आता है, इसीलिए ऐसा बना हुआ है। ये ऐसा, ये H वाला हिस्सा यहाँ और ये जो H है जो मीडियम है वो यहाँ। समझ गए? अब जैसे कि मैंने मान लेते हैं यहाँ 8C डबल बॉन्ड OH है,
ये। अब मैंने यहां ले लिया LiAlH4 और यहां ले लिया मैंने D+। अब बात बनेगी, चेंज हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यार D+ ले लिया मैंने और D+ ले लिया, तो अब जरा बॉन्ड को तोड़ोगे पॉजिटिव नेगेटिव में क्या कंडीशन होगी? क्लियर है? यही चीज है। D यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा RCOD हो जाएगा, यहां पर H हो जाएगा और यहां पर ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? अरे कोई डाउट यहां तक? नोट करो। तो अब यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी? वही कंडीशन यहां होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो यहां से कौन किधर कैसे जाएगा, ये कैसा जाएगा यहां पर, ये डी नेगेटिव, ये कैसा होगा H प्लस, H प्लस कहां जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? अच्छा एक और बात, एक छोटी सी बात और, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई है कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड, जब हम कोई जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में अल्कोहल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, है ना, तो उस कंडीशन में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत महंगा होता है, वो बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कोशिश करते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग ना किया जाए, इसलिए इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इसकी जगह पर हम लोग हाइड्रोजन, निकल प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन सारे कंपाउंड्स का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली में हर जगह प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब जैसे कि हमने अगर बात करें एस्टर की बात करते हैं, आपके पास एस्टर, तो एस्टर का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी अल्कोहल बनाने के लिए होता है, और एस्टर का रिडक्शन हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं। तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बेटर तरीका किसका यूज करेंगे? हाइड्रोजन से रिडक्शन करेंगे। ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में बता रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल तरीके से ये काम। फिलहाल चलो ये बात समझ में आ गई है, तो प्रिपरेशन समझ में आ गई है बच्चों, प्रिपरेशन समझ में आ गई है। चलें बात करना स्टार्ट करें, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन। नोट हो गया? चलो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। देखो आपको एक बात पता ही है, पहला केस ले रहा हूं मैं OH। देखो अल्कोहल में 3 केस होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहली ब्रेकिंग होती है O और H के बीच में एज एसिडिक, दूसरी ब्रेकिंग होती है OH के फॉर्म में, यानी कि OH निकलता है, और तीसरी कंडीशन पर लेते हैं अपन अदर। तो 3 टाइप के अल्कोहल की रिएक्शन होती है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हम एलिफेटिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, 3 टाइप की, या तो H देगा, या फिर वो OH देगा, और या फिर वो अलग कंडीशन में जहां पूरे कंपाउंड की रिएक्शन होगी। तो पहला केस आपके सामने वो ले रहा हूं जिसमें अभी वो H दे रहा है, यानी कि इसका मतलब है यहां पर जो H प्लस हो गया, इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, यानी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर कहीं पर भी आपके पास में अल्कोहल है और कोई मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल मिल जाता है, ये बात मैंने बहुत पहले आपको सिखाई है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, Na प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ये निकलेगा, यानी कि इसका मतलब है एल्कोक्साइड फॉर्मेशन होगा, बताया था। अब वो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, जैसा भी हो सकता है उसके बेस पर कर देगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात है NaNH2 ले लो, क्या बनेगा कुछ समझ रहा हो आप लोग, ROH RONA, RONA प्लस क्या बन जाएगा, RONA प्लस अमोनिया। बोलो बच्चों समझ में आ गया? तीसरी कंडीशन क्या है, एडिशन हो जाता है, कैसा हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, ये रिएक्शन भी पहले समझा चुका हूं, ROCH3, ये वाला हिस्सा किसके साथ जाएगा, इसके साथ, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये पूरा जुड़ जाएगा, और N2 जो होगा यहां से बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एडिशन हो जाता है। RCOCl है, H निकाल दो, Cl निकाल दो, दोनों को उठा के जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ROCOR। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो काम आपने यहाँ किया वही काम यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ROCOC6H5।
नाम ध्यान रखना, सोटन बोमन रिएक्शन, ठीक है, सोटन बोमन रिएक्शन, सोटन रिएक्शन भी बोल सकते हो, है ना। अब आपके पास में क्या है, एसिड है, एसिड है तो क्या होगा यहाँ पर ROH, यहां से क्या हो गया OH, क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, गिगनार्ड रीजन याद आ गया होगा, H निकलेगा, क्या बनता है RH एल्कीन बनता है। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ पर, समझ में आ गया, सिंपल है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल हो गई बात, हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी डिटेल में बता देता हूं, और वो रिएक्शन है ये वाली कंडीशन, यानी कि इसका मतलब है एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ROH प्लस RCOOH, ये रिएक्शन हमारे पास है, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। इसके बारे में पहले डिस्कस किया है क्या मैंने, नहीं किया है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन होके क्या बन जाता है RCOOR बन जाता है, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, क्लियर है। एस्टेरिफिकेशन बनता है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब क्या इंपॉर्टेंट है उसमें ये समझ लो, देखो इंपॉर्टेंट तो वैसे बेसिकली कुछ नहीं है, आपको आगे सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तरह से H निकालना और एक तरह से OH निकालना, लेकिन बात को समझिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करता हूं एसिडिक नेचर पर, सुनिएगा, तो आपको लॉजिकली एसिडिक नेचर के बारे में बात करूं तो लॉजिकली एसिडिक नेचर क्या होता है कि एसिड अच्छा कौन होता है, एसिड और अल्कोहल में, तो एसिड होता है, एसिड अल्कोहल से ज्यादा अच्छा एसिड। पॉइंट को समझ लो, एक मिनट के लिए पेन छोड़ दो, सुन लो मेरी बात। एसिडिक नेचर जो होता है एसिड का अल्कोहल से अच्छा होता है, समझ गए, एसिड का अल्कोहल से अच्छा होता है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं, किसके साथ, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर रहा हूं, क्लियर है, तो उस कंडीशन में एसिड से H और अल्कोहल से OH निकालना चाहिए, एसिड से H अल्कोहल से OH निकालना, क्लियर है, बट ये गलत है, यही बात है, एसिड से H अल्कोहल से OH नहीं निकलता। कंडीशन क्या होती है, ये होती है यहां OH और यहां पर ये OH, तो यहां से OH और यहां से H निकलता है, ये सही है। तो ये उल्टा है और ये अलग है। क्या कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेचर की बात करते हैं तो एसिड और अल्कोहल में एसिड का नेचर अल्कोहल से ज्यादा अच्छा होता है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। लेकिन जब रिएक्शन दोनों के आपस में करते हैं, एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर का निर्माण, इसको भी ध्यान रखना है, किसका मतलब क्या होता है, एस्टर का निर्माण। तो जब एस्टर का निर्माण या एस्टेरिफिकेशन करते हैं तो उस कंडीशन पर ये कंडीशन जो ये वाली है ये कारीगर नहीं होती है, इसका प्रयोग नहीं होता। अब इसको कैसे पता किया इन्होंने, किस तरह से पता किया, देखो किस तरह से पता करने का तरीका क्या था। इन्होंने क्या किया, आपको RCOH दिया और आपको ROH दिया, क्लियर। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन पर यहां पर उन्होंने लिख दिया 18 तो समझ गए होंगे ना, आइसोटोप, ऑक्सीजन का आइसोटोप, क्लियर है, और कार प्रोडक्ट बनाओ। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाता हूं, ऐसे जाता हूं, तो यहां से OH निकालूंगा बच्चों, यहां से H निकालूंगा, तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, R प्लस H2O, और ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, यहां। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। दूसरे तरीके से अगर मैं इसी रिएक्शन को सॉल्व करता हूं और दूसरा पॉइंट लेता हूं, यहां पर ROH लेता हूं, ये 18 हो गया, अब रिएक्शन सॉल्व करूं, अब उल्टा करूं, यहां H निकालो और यहां OH निकालो, तो अब O किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, और ये 18 यहां हो गया प्लस H2O। तो पॉइंट ये है ना कि इन दोनों रिएक्शनों में से कौन सही है कौन गलत है, तो पता लगा ये गलत है, ये आ रही बात समझ में, ये है पॉइंट, क्लियर हुआ, लॉजिक समझ में आया कि होता तो ये सही है लेकिन रिएक्शन जब करते हैं तो ये होता है। नोट करो फिर बताता हूं क्यों होता है। आपके पास में ये एसिड है और एसिड के साथ में आपके पास में ये अल्कोहल है, समझना मेरी बात को। देखो होता क्या है यहाँ पर, ऐसा क्या होता है
कि पहली रिएक्शन हमारी गलत हो जाती है, दूसरी रिएक्शन सही हो जाती है, मतलब ये वाली कंडीशन में ये गलत हो रहा था और ये सही हो रहा था। क्या रीजन था? तो रीजन को समझो। यहां पर क्या होता है, यहां पर C डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, और यहां पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है आपको। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से वर्क कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? और न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो क्या करेगा, ये अटैक करेगा। अटैक करेगा तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया? क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा RC, यहाँ पर होगा O माइनस, यहाँ हो गया OH, और यहाँ से आपके पास O, यहाँ R, यहाँ H, यहाँ पर 18। पहले से ही ध्यान रखना, 18 मैं साथ में जोड़ के ही चल रहा हूँ, ठीक है ना? 18 को साथ में जोड़ के ही चल रहा हूँ। ये 18H, ये प्लस हो गया, ये आ गया हमारा इंटरमीडिएट। समझ में आ गया? अब जैसे ही ये बनेगा वैसे ही कंडीशन क्या होगी, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। बोलो हाँ या ना? और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहां से एक लिविंग ग्रुप भी तो निकलेगा। कौन सा निकलेगा, यही तो लिविंग ग्रुप निकलेगा। निकलेगा ही निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड O, फिर क्या बन जाएगा, O, यहां बन जाएगा R, यहां बन जाएगा H, यहां बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। और बच्चों अगर ये बन गया तो अब आप समझ गए होगे ना क्या निकालना है आपको, फाइनली क्या निकलेगा, H से बना लोगे ना, यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा O, यहाँ पर R, और यही है हमारा 18। तो अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, अब देखो ये प्रोडक्ट क्या बना, O के साथ ये O एस्टर में 18 आया था, और यहाँ देखो ये देखो 18 आया था। इसका मतलब मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो फिर हमारा आंसर सही होगा। तो इसलिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मत लगा देना वहां पे। एसिडिक बेसिक नेचर वाला एस्टर और एस्टर के निर्माण में, यानी कि एसिड और अल्कोहल के जब भी रिएक्शन करो तो डायरेक्ट मेथड मत लगाना, गलत हो जाएगा। ये है इसका कारण। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? क्लियर हो गया सभी को? चलो ठीक है, नोट करो फिर आगे। हाँ भाई, हो जाएंगे। सारी रिएक्शनें आ चुकी हैं, इसमें कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसको अपन ने पहले डिस्कस नहीं किया है। याद आ गया है ना? क्या बनेगा, RCl, 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 RCl और RNS, ठीक है, HNS। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? और भी कोई रिएक्शनें मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा, और भी रिएक्शनें हो सकती है। अच्छा, केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में, तो केस 3 में बेसिकली बच्चों रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वाले पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना? केस 3 में क्या डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन। और याद करो ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन या फिर रिडक्शन वाली कंडीशन, ये दोनों मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। क्या सीखा था, प्राइमरी अगर अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और टर्सरी अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। डिपेंड ऑन कंडीशन, किसका यूज कर रहे हो, KMnO4 करोगे, बहुत हाई टेम्परेचर पर करोगे तो फिर वहां पर हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन की बात करें तो अल्कोहल का रिडक्शन HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के साथ कर दो। याद करो, बताया था मैंने आपको, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो क्या बन रहा था वहां पर, एल्केन बन रहा था। क्लियर है? तो इस तरीके सीधे मैं डिस्कस कर चुका हूं। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है? तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है अल्कोहल का। तो ये एल्किन हैलाइड की बात मैंने अभी की, ठीक है? आगे चलो, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, चलो आगे, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है? अब बात करता हूं अगले पॉइंट पर, अब बात करता हूं टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो देखो बच्चों, यहां पर समझ लो कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के लिए टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं। तो एक टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, पहला कौन सा था, लुकास टेस्ट। याद आया? डिस्कस कर दिया। लुकास टेस्ट में किसका यूज करते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। याद आ गया? क्लियर है भैया? कोई डाउट यहां तक?
क्या था इस टेस्ट में, जरा मुझे बताएंगे? टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, बहुत जल्दी टेस्ट रहता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, कितना 1 to 2 सेकेंड में, याद आया? सेकेंडरी अल्कोहल में क्या था, टाइम लग रहा था, 2 से 5 मिनट मान सकते हो आप, ये लग सकता है। और प्राइमरी अल्कोहल में ये कंडीशन नहीं होती, टेस्ट नहीं होता या फिर बहुत लंबा टाइम लगता है। कोई डाउट यहां तक? ये डिस्कस हो चुका है, क्लियर? चलो अब आते दूसरे पर चलते हैं, इसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ये है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिस्कस अभी तक नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट इज विक्टर मेयर टेस्ट। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं RBW टेस्ट, ठीक है? रेड ब्लू व्हाइट, बात वही है, उसको वही बोल देते हैं, ठीक है? R का मतलब रेड, B का मतलब ब्लू और W का मतलब व्हाइट या कलरलेस, ठीक है? ये होता है। तो इसको RBW टेस्ट या हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट कहते हैं। देख लो कैसे होता है। R हो गया, यहां पर CH2 हो गया, यहां पर OH, यहां पर ले ले, यहां पर ले ले R ले ले, यहां पर CHROH सेकेंडरी ले लिया अपन ने, और तीसरा ले लिया RCRROH, ठीक है? देखो बच्चों इसमें क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे अपन। यहां सबसे पहले रिएक्शन कर दो P+I2 के साथ, ठीक है? यहां भी रिएक्शन करो P+I2, यहां भी रिएक्शन करो P+I2। P+I2 के साथ रिएक्शन होगा तो OH हट जाएगा, आयोडाइड लग जाएगा, समझ में आ गया? तो साथ में रिएक्शन करो, RCH2I, यहां लगा बच्चों, यहां क्या लगा RCHRI, और यहां पर क्या लग जाएगा RCRR। बोलो बच्चों समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ? अब इसके बाद रिएक्शन करते हैं, I है तो AgNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां भी AgNO2, दो स्टेप में रिएक्शन होती है ये, है ना? एक ही में नहीं होता, स्टेप में रिएक्शन होती है। AgNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं। AgNO2 क्या करता है, I को भाई AgI निकाल देता है, यहां से I निकाल देता है, यहां से Ag, तो यहां बन जाता है RCH2NO2, समझ गए बच्चों? यहां बन जाएगा RCH2NO2, यहां क्या बन जाएगा RCHRNO2, और यहां क्या बन जाएगा RCRRNO2। ये चीजें यहां पर हो जाएगी, ठीक है? NO2 NH2 लिखा हुआ है, अच्छा सही कर देता हूं, क्लियर है? समझ में आ गया? ये हो गया। अब सुनना आगे की बात, यहां तक पहुंच गए? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद हम रिएक्शन करते हैं HNO2 से, HNO2 से, यहां भी रिएक्शन करते हैं HNO2 से, और यहां भी रिएक्शन करते हैं HNO2 से। अब थोड़ा सा आपको इधर ध्यान रखना पड़ेगा, जो बात मैं अब यहां पर समझाने जा रहा हूं उसको देख लो आप। यहां पर आप एक मिनट के देख लो, आप फिर नोट कर लेना, RCH2NO2 HNO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको ऐसे करता है R, ये 2 CH ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, NO2, ठीक है? अरे 2 H एक साथ लगा दिए मैंने, और यहां पर HNO2 है, तो HNO2 होगा तो यानी कि N, यहां डबल बॉन्ड O कर दो, यहां OH कर दो, समझ गए होगे? ये देखो वाटर निकाल दो, यहां का O HNO2 में, यहां का O, यहां के 2 H निकाल दो, वाटर निकाल दो, डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NOH, और यहां बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा NO2। अब आया समझ में? अरे क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से 2H, कार्बन के 2H और N डबल बॉन्ड O, वाटर निकाल दो। दूसरा वाले में देखो, अब ऊपर पहले वाले में 2 H थे, दूसरे वाले में एक ही H है, देख लो बच्चों, एक ही H है ना, है? अब इधर वाला हिस्सा ले लो, ये वाला हिस्सा ले लो, ये OH डबल बॉन्ड, एक तरफ जब 2 H है तो डबल बॉन्ड O ले लो,
एक H है, OH ले लो। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर कार्बन पर 2H है, कार्बन पर 2H है तो डबल बॉन्ड NOH ले लो, डबल बॉन्ड N वाला हिस्सा ले लो। और कार्बन पर एक H है तो OH ये ले लो। अब देखो जब ये ले लोगे तो क्या बनेगा यहां पर RCrNO2 और यहां क्या बनेगा NO। और तीसरी बात, यहां कोई H है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं है। ये है बात, समझ में आ गई बात? एक जगह पर CNO2 डबल बॉन्ड NOH बनेगा, एक जगह पर CrNO2 बनेगा और तीसरी वाली कंडीशन पर कुछ नहीं बनेगा। समझ रहे हो? बात समझ में आ गई है? तो इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। नाम लिख लो, नाइट्रोलिक एसिड। नाम जरूर लिखो इसका, नाइट्रोलिक एसिड। जो बनाया आपने, जो बनाया उसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं सूडोनाइट्रोल। सूडोनाइट्रोल। ये नाइट्रोलिक एसिड, ये सूडोनाइट्रोल। यहां तो कुछ बना ही नहीं है। अब सुनना मेरी बात को, आपने यहां तक बना लिया। अब इसमें क्या करते हैं, NaOH डालते, बेस लास्ट है, NaOH डालते। और जब इस NaOH को डालोगे तो सुनना मेरी बात, ये बेस है तो सामने क्या चाहिए हमको, एसिड चाहिए ना। सामने हमें क्या चाहिए, एसिड। एसिड में क्या H बचे? हाँ बचा है, ये बचा है, बचा है। और जब ये बचा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, RC डबल बॉन्ड NO प्लस NO2। सॉल्ट बन जाएगा, मतलब यानी कि इसका मतलब H और ये OH ले जाओ, Na लग जाएगा। यहां देखो क्या कोई H बचा है? नहीं बचा है, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो होता क्या है कि इस कंडीशन में इसकी जब रिएक्शन होती है तो यहां पर जो प्रेसिपिटेशन मिलता है वो होता है रेड। समझ में आ गया? यहां जो प्रेसिपिटेशन होता है वो मिलता है ब्लू। आया? और यहां पर जो प्रेसिपिटेशन कुछ होता ही नहीं है तो कलरलेस या व्हाइट होता है। इसको बोलते हैं रेड ब्लू व्हाइट RBW टेस्ट। इसका नाम होता है विक्टर बेयर टेस्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है? नाइट्रोलिक एसिड, सूडोनाइट्रोल, कुछ नहीं। समझ में आ गया? रिएक्शन कैसे हो रही है?